नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी बोली, कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़े, हम MP राजस्थान में नहीं लड़ेंगे। कहा 2024 में विपक्ष साथ नहीं आया तो फिर शायद ही चुनाव हो। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को एक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाव न लड़े तो आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी मंत्री ने कहा कि अगर सभी दल एकजुट नहीं हुए तो हो सकता है कि 2024 के बाद चुनाव ही न हो। भाजपा जिस तरह से विपक्ष को कुचलने में लगी है, साम दाम दंड भेद और उन पर ED CBI की छापेमारी हो रही है, इसकी पूरी संभावना है कि अगर मोदी 2024 में फिर PM बने तो संविधान ही बदल देंगे। वे डिस्क्लेयर कर देंगे कि मोदी जी जब तक जिंदा हैं वे ही देश के राजा बने रहेंगे। सौरभ भारद्वाज ने यह बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कही। आम आदमी पार्टी नेता से पूछा गया था कि लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में एक दूसरे के वोट काटेगी तो साथ आने से क्या फायदा। इस पर सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी से आइडिया और मैनिफेस्टो चोरी करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी मंत्री ने कहा कि जब हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त देने का वादा किया था तो कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिना लैब टेस्ट के एक्सपोर्ट नहीं होंगे कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम। गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद फैसला। जी हां दोस्तों, अब बिना लैब टेस्ट के कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी कफ सिरप को विदेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव किया है। अब कंपनियों को निर्यात से पहले किसी भी सरकारी लैब से कफ सिरप का टेस्ट कराना जरूरी होगा। सरकार के इस बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दोस्तों, यह फैसला केंद्र सरकार ने तब लिया है जब गांबिया में कफ सिरप पीने से 60 बच्चों की जान जाने की खबर आई है। गांबिया में कथित रूप से भारतीय कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की जान चली गई। मामले में सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट तो दे दिया है। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मेडेन फार्मा का सिरप स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल पर इस जानकारी का खुलासा किया। केंद्र ने यह क्लीन चिट हरियाणा की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जारी की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 20 से 25 जून तक US मिस्र के राजकीय दौरे पर, न्यूयॉर्क में करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की अगुवाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। PM मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका जा रहे हैं। यह यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां प्रधानमंत्री 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC की यात्रा करेंगे, जहां 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। PM मोदी दोनों देशों के बीच हाई लेवल डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2023, नजम सेठी बोले, हमारे फैंस टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम BCCI की स्थिति समझते हैं। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट नजम सेठी ने कहा है कि हमारे फैंस 15 साल में पहली बार टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थिति को समझते हैं। PCB की तरह ही BCCI को भी बॉर्डर पार करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है। सेठी ने आगे कहा कि एशिया कप पाकिस्तान आ रहा है सितंबर में, यही हमारा वादा था और हमने अपना वादा निभाया। आखिरी बार साल 2008 में पाकिस्तान में 2 से अधिक टीमें एक साथ खेली थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बड़ी अफवाहें उड़ी, चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रूस का 80% कच्चा तेल भारत और चीन ने खरीदा। भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 20 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, रूस ने मई के महीने में अपने कुल एक्सपोर्ट का 80% कच्चा तेल भारत और चीन को निर्यात किया, यानी कि ये दोनों देश अभी भी रूस से सस्ते कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक बने हुए हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। चीन और भारत दोनों ही दुनिया के 2 बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी हैं। भारत का रूस
रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करीब करीब जीरो था, जो अब बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जबकि चीन ने अपने इंपोर्ट को 5 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 22 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। भारत का रूसी तेल का आयात अप्रैल की तुलना में 14% ज्यादा है और देश में रूसी कच्चे तेल के इंपोर्ट का एक नया रिकॉर्ड भी है। दोस्तों, भारत और चीन से पहले रूस से तेल का बड़ा खरीदार यूरोप था। हालांकि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब 90% से ज्यादा रूसी तेल एशिया में जाता है। जंग से पहले यह महज 34% था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में धर्म परिवर्तन कानून रद्द तो यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन, 2 साल में 427 FIR हुई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में धर्म परिवर्तन का कानून रद्द होने के बाद सियासत गर्मा गई है। इसी बीच यूपी में लव जिहाद को लेकर योगी सरकार लगातार सख्त रवैया अपना रही है। यही वजह है कि यूपी में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद से जुड़े 427 मामले दर्ज हुए। इसी तरह धर्म परिवर्तन कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। 185 मामलों में पीड़ितों ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलने की बात कबूल की है। नाबालिगों के धर्म परिवर्तन के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें बरेली जनपद में अब तक सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दिव्यांग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट का खुलासा हो चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निर्देश कानून लागू है। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेसलर्स पर दर्ज केस की वापसी जल्द, चार्जशीट में एक पहलवान का पीछा करने 2 से छेड़छाड़ के मामले, साक्षी मलिक बोली ब्रजभूषण कसूरवार। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण के केस में चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में 6 में से 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और एक का रास्ता रोकने या पीछा करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस को कॉल डिटेल से कुछ खास हाथ नहीं लगा है। इसकी वजह यह है कि टेलीकॉम कंपनियां 1 साल से ज्यादा का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखती है। वहीं दोस्तों, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग में फैसले के मुताबिक पहलवानों पर दर्ज दंगे के केस जल्द वापस होंगे। 1-2 दिन में पुलिस कोर्ट जाएगी और इसे कैंसिल करने की एप्लीकेशन दायर करेगी। चार्जशीट पेश होने के बाद पहली बार पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि चार्जशीट से स्पष्ट हो गया है कि ब्रजभूषण कसूरवार है, लेकिन हमारे वकील ने चार्जशीट की कॉपी के लिए एप्लीकेशन दायर की है ताकि हमें जल्द से जल्द उस पर लगाए गए चार्ज के बारे में पता चल सके। हम देखेंगे कि वह चार्ज सही है या नहीं। सभी चीजें देखने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। यह भी देखेंगे कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे हुए हैं या नहीं, जिनमें हमारे ऊपर दर्ज FIR वापस लेने की बात भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जेल से बाहर निकले गुरनाम चंडूनी, किसान नेता बोले खट्टर सीएम के काबिल नहीं, बीजेपी चुनाव से पहले अनिल विज को बनाए। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में लाठीचार्ज के दौरान गिरफ्तार किए गए किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूनी समेत 9 किसानों को पुलिस ने रिहा कर दिया। कुरुक्षेत्र जेल के बाहर जमा किसानों ने फूल मालाएं पहनाकर चंडूनी का स्वागत किया। साथ ही समर्थकों ने ढोल पर डांस भी किया। चंडूनी ने बाहर आते ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री काबिल नहीं है। मैं उनके हाईकमान को कहना चाहूंगा कि उन्हें हटा दे, ये बेवजह झगड़ा करवाते हैं। चुनावों तक अनिल विज को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या कोई और उन्हें पसंद आता है तो उसे बना सकते हैं। चंडूनी ने कहा कि इस बार सरकार ने किसानों पर 2 ज्यादती की है, बिना वजह किसानों पर लाठीचार्ज किया। दूसरा 307 धारा उत्पीड़न के लिए लगाई गई है। किसानों के जोश की वजह से उनकी जीत हुई है। उन्होंने सभी किसान संगठनों का धन्यवाद किया। साथ ही संगठनों में चल रहे मनमुटाव पर कहा कि जब भी उनका सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होगा, सभी मिलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। MSP की लड़ाई कुरुक्षेत्र से शुरू हुई। उनकी कोशिश है कि वे इसे पूरे देश में लेकर जाएंगे। सरकार के साथ जो समझौता हुआ है वो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह विश्वासघात होगा, जो कि किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 11 जुलाई को होगी GST काउंसिल की मीटिंग, ऑनलाइन गेमिंग समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, GST परिषद यानी कि GST काउंसिल की अगली मीटिंग जल्द ही की जा सकती है। यह GST की 50वीं मीटिंग होगी। इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। GST मामलों के शीर्ष निकाय GST परिषद की 50वीं बैठक 11 जुलाई को आयोजित की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की प्रमुख का पद ले रखा है। वही सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा सुरक्षा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने संवाददाताओं से कहा कि हम कर चोरी रोकने के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार कर रहे हैं और उन्हें कानून समिति तथा GST परिषद की उचित प्रक्रिया के जरिए अमल में लाया जाएगा। दोस्तों, GST परिषद की 50वीं बैठक में परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कर लगाने के मुद्दे पर जियोम की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में बिपरजॉय से तबाही, 2 की गई जान, 22 घायल, 940 गांवों की बिजली गुल। अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। जी हां दोस्तों, बिपरजॉय तूफान के जको तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ है। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। यह अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए। तूफान के कारण भावनगर में 2 लोगों की जान चले जाने की खबर है। 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों कच्छ में मांडवी, नलिया, नारायण सरोवर, जखो, पोर्ट मुद्रा और गांधीधाम समेत पूरे राज्य में तेज बारिश हो रही है। 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 940 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल हो गई। वहीं बाढ़ और रास्ते बंद होने से 4,600 ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया है। दोस्तों बिपरजॉय तूफान गुरुवार शाम 6:30 बजे कच्छ के जको तट से टकराया था। लैंडफॉल आधी रात तक चला। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इससे पहले कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, गांधीधाम और मोरबी समेत तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। अब तूफान उत्तर दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ़ गया है और यह थोड़ा कमजोर भी हो गया है।